मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। अत्यंत गौरव के पल, अत्यंत गौरव का क्षण जब भारत विश्व में वो पहला देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने में सफलता प्राप्त की और हमने अपना तिरंगा फहराया। ये अत्यंत गौरव का विषय है। इसमें हमारा सीना जो है गर्व से फूल जाता है, मस्तक तन जाता है और विश्व में हमारी साख बढ़ती है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्रमशः कि 40 दिन का सफ़र हमने कैसे तय किया। दिनांकवार हम आपको बताते हैं कि कैसे 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 हमने ऑपरेशंस की और कैसे हम चंद्रमा पर पहुँचे। उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, इसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं कि किस किस दिन में हमने कौन कौन से कार्य करके कहाँ पहुँचे। पहले दिन हमने क्या किया, फिर अगले दिन क्या किया, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। और ये जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को अभिनंदन मानव विचार एवं विकास मंच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए देखते हैं। 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 वाहन से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। लॉन्च मतलब प्रक्षेपित करने के 17वें मिनट पर अपनी सटीक कक्षा पर पहुंच गया और जिसने चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ कर दी। 15 जुलाई को जो है 173 किलोमीटर गुणित 4162 किलोमीटर की कक्षा में इसने परिक्रमा की। पहले हम आपको थोड़ा सा और पहले ले चलें। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी तय करने के लिए हमको 40 दिन का समय लगा और 40 दिन में चंद्रयान ने क्या किया? चंद्रयान ने 21 चक्कर जो है पृथ्वी के लगाए और 120 चक्कर चंद्रमा के लगाए। और इस चक्कर लगाने में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा हमारे चंद्रयान प्रति ने की और उतना ईंधन हमको उसके लिए देना पड़ा। उसका उतने ईंधन की व्यवस्था की और उससे ज़्यादा ईंधन, सरप्लस में ईंधन हमारे उसमें रखा गया। अब 14 जुलाई, जैसे मैंने आपको बताया, 14 जुलाई को LVM-3M4 वाहन से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया। 15 जुलाई को 173 किलोमीटर इंटू 41,762 किलोमीटर की कक्षा में प्रतिस्थापित हुआ। 17 जुलाई को 226 किलोमीटर गुणित 41,603 किलोमीटर की कक्षा में प्रतिस्थापित हुआ। 25 जुलाई को 233 किलोमीटर गुणित 71,351 कक्षा में प्रतिस्थापित हुआ। 25 जुलाई को अगली कक्षा में प्रवेश किया। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 14 जुलाई को चला, फिर 15 जुलाई को इस कक्षा में स्थापित हुआ, फिर 17 जुलाई को। तो इस बीच जो है हमने 15 जुलाई को उसको इंजेक्शन दिया मतलब संदेश दिए। अब मैं इंजेक्शन की आगे बात करता हूँ। तो इंजेक्शन क्या है? उसमें जो रॉकेट्स लगे हैं, रॉकेट्स से उसको लॉन्च करके इसकी स्पीड को बढ़ाया हमने। हर बार उसकी स्पीड को बढ़ाया तो उसके अगली कक्षा में वो गया। तो पहली स्पीड हमने बढ़ाई 15 जुलाई को, फिर 17 जुलाई को, 22 जुलाई, 25 जुलाई, ऐसे फिर 1 अगस्त को। फिर ये हमने स्पीड बढ़ाई और मैंने आपको कक्षा बताई। फिर मैं बार बार अब जैसे आपसे यूज़ कर रहा हूँ शब्द इंजेक्शन क्या है, इसको अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। इंजेक्शन ये है, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं।
जब हम मोबाइल पे किसी को यहाँ से बैठ के, आप जहाँ भी हैं वहाँ से दूसरे शहर में या विश्व के किसी भी कोने में फ़ोन लगाते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ से आप नंबर दबाते हैं। जैसे ही यहाँ से नंबर दबाते हैं तो हमारे मोबाइल से वेव्स निकलती हैं और वो वेव्स अगले जहाँ भी होता है उस जगह पहुँचती हैं और उसका मोबाइल में घंटी आनी शुरू हो जाती है। तो नंबर क्या है, नंबर जो है, तो नंबर की मैं अलग से चर्चा करूंगा कि हर डिजिट का अपना अपना मतलब है। जैसे 10 डिजिट हैं तो 10 डिजिट में सबका अपना अपना मतलब है, कोई प्रदेश का है, कोई देश का है, कोई शहर का है। इस तरह के नंबर हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं और उस फ्रीक्वेंसी में वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो लिंक करता है। तो ऐसे ही हमने उसको इंजेक्ट करके उसके रॉकेट्स को मतलब बूस्ट करके उसकी स्पीड बढ़ाई है। हर बार हमने उसकी स्पीड बढ़ाई है। फिर 1 अगस्त हमको सबसे क्रूशियल दिन था। वो दिन था जब हमने इसको चंद्रमा की कक्षा के लिए रवाना किया, ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री पे भेजा। तो ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री पे क्या किया हमने, इसको स्थापित करने के लिए क्या किया, हमने ट्रांसलूनर इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन फिर शब्द आया, देखिए इंजेक्शन का मतलब फिर मैंने बताया कोई इंजेक्शन ये नहीं है, ये तो कंप्यूटर से बैठ के इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने कक्ष में बैठ के इसरो के वैज्ञानिकों ने कक्षा से इंजेक्शन मतलब सिग्नल दिए और सिग्नल जाके वहाँ पे उसको सिग्नल मिले और उसकी स्पीड बढ़ी। तो स्पीड बढ़ने में एक चीज़ और मैं आपको ध्यान मतलब आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि देखिए, तो सबसे कम डिस्टेंस जब रहा 226 किलोमीटर, 236 किलोमीटर और दूसरी जगह 71,000 किलोमीटर था, है ना। जब सबसे कम डिस्टेंस पे वो पृथ्वी के सबसे करीब आया तब हमने उसको सिग्नल दिए और तब हमने उसकी स्पीड बढ़ाई। जब स्पीड बढ़ाई मतलब रॉकेट से उसकी स्पीड बढ़ाई तो वो ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री मतलब जो पृथ्वी से उसके तरफ जाने का, चांद की तरफ जाने का रास्ता था, तो उसमें प्रतिस्थापित किया गया ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री में। अब एस्केप वेलोसिटी की आप बात कर लेता हूँ मैं, छोटी सी, ये जानना बहुत आवश्यक है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, हर ग्रह का उसका अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और कहा गया चंद्रमा का हमसे 1/6 होता है ना, हमारे से कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो जब हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं, जैसे यदि आपने बचपन में गोफन चलाया हो या गाँव के लोग हैं तो वो चलाते हैं पत्थर, ज्वार की फसल या बोते हैं, कुछ बोते हैं इस तरह से, तो ज्वार की फसल बोते हैं, बाजरा की फसल बोते हैं, तो चिड़ियों को भगाने के लिए पत्थर फेंकते हैं, है ना। तो सर्कुलर भेजते हैं, सर्कुलर चलाते हैं और जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। या गोफन चलाते हैं आदिवासी लोग, तो उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, घुमाते हैं बड़ी तेज़ी से और एक स्थान पे जब वो पीछे रहता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो वो अपना टारगेट पे अचीव करता है, टारगेट पे जाता है, मतलब दूसरी दिशा में रहेगा, सबसे पास जब वो रहता है सर के पास ऐसे घुमाते हैं, जब सबके पास होगा तब वो सबसे तेज़ गति से उस दिशा में जाता है जिस दिशा में हमें छोड़ना होता है। ऐसा ही ये समझ लें आप इसको कि ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री है, वो एक पाथ है जिससे वो निकल के उस पाथ पर चला जाता है। अब 1 तारीख को हमने रात 1 बजे इस प्रक्रिया में सफलता प्राप्त की। फिर 6 अगस्त के दिन फिर 170 किलोमीटर इंटू 4313 किलोमीटर की कक्षा पे हमने उसको प्रतिस्थापित किया। फिर 9 अगस्त को पुनः मतलब बूस्ट कर किया हमने, फिर 174 किलोमीटर बाई 1437 किलोमीटर पे स्थापित किया। देखिए, एक चीज़ फिर मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात फिर आपके नोटिस में, फिर आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जब हम पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे थे तो क्या हुआ, ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का रेडियस बढ़ता जाता है, बढ़ते क्रम में है, और जब हम चांद की परिक्रमा करते हैं तो वो घटते क्रम में होता है, और एक बार वो जाके लगभग गोल चक्कर लगाता है, लगभग पूरा गोल हो जाता है, सर्कुलर चक्कर लगाता है। पहले इलिप्टिकल मतलब अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी में जब लगाता है
तो कक्षा बढ़ते क्रम में रहती है। जब चंद्रमा पे जाता है, क्योंकि हम पृथ्वी से बाहर जाके चंद्रमा पे उतर रहे हैं, तो जब हम चंद्रमा पे उतर रहे हैं तो वहाँ पे कक्षा छोटी होती जाएगी, मतलब हम चंद्रमा के पास जाते जाएंगे। जैसे जैसे हम पास जाएंगे वैसे वैसे हमें उसको चंद्रमा पे उतरने में सफलता मिलेगी। तो फिर 9 अगस्त को पहुँचे, फिर हम 14 अगस्त को क्या 151 गुणित 179 किलोमीटर की कक्षा में प्रतिस्थापित किया। फिर 17 अगस्त को लैंडर व प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हुआ। 2 अलग अलग चीज़ें थी, एक जो था प्रोपल्शन मॉड्यूल है और वो दूसरा है विक्रम लैंडर। और विक्रम लैंडर में भी एक है प्रज्ञान रोवर, उसके अंदर रखा हुआ है, प्रज्ञान रोवर उसके अंदर रखा है। तो वो दोनों लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने अलग मार्ग पर चल जाते हैं और प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने चंद्रमा की लगातार चक्कर लगा रहा है। कहाँ अलग हुआ ध्यान देना, 151 गुणित 179 किलोमीटर लगभग सर्कुलर। इस स्थान से प्रज्ञान रोवर लैंडर को और लैंडर जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल को संदेश भेजेगा या फोटोग्राफ्स भेजता है, और वो हमारे बेंगलोर में जहाँ इसरो का मुख्यालय है वहाँ बड़े बड़े रिसीवर्स लगे हुए हैं। रिसीवर्स कैसे हैं वो भी आप समझ लें, जैसे हमारे यहाँ डिस्क लगी रहती है किसी का, पहले हम वायर से डिस्क चलती थी, अब जैसे टाटा की आ गई स्काई, टाटा स्काई है, आपने देखा होगा, वो एक छोटा सा पतली प्लेट है, गोलाकार प्लेट है, तो वो उसमें एक रिसीवर लगा रहता है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही। या आपने देखे होंगे पहले जो टीवी के कनेक्शंस के लिए डिस्क हुआ करती थी, बड़ी बड़ी डिस्क होती थी, ऐसा ही बड़ी बड़ी डिस्क जो है बेंगलोर में जिनका वहाँ उनका जो सेंटर है उसमें लगी हुई है, उसमें रिसीवर्स लगे हुए हैं। या आप इस तरह से देख लें कि जो मोबाइल्स के टावर हैं, मोबाइल्स के टावर पे ऊपर आपने देखा होगा कि एक डिस्क शेप में वो लगा रहता है, तो वो क्या होता है, उसमें रिसीवर लगा रहता है, उसमें जो फ्रिक्वेंसीज के अपने लेके और आपके उस तक भेजता है, मोबाइल तक, है ना, या उसके मोबाइल तक भेजता है, तो सिग्नल रिसीव करता है। तो ये सिग्नल रिसीव होते हैं, सिग्नल्स आते हैं रोबोट्स के माध्यम से। विक्रम लैंडर ने दिया प्रोपल्शन मॉड्यूल को, प्रोपल्शन मॉड्यूल ने यहाँ पे बेंगलोर में दिया, बेंगलोर पे जो डिस्क लगी है उसने रिसीव किया, रिसीव करके वो कंप्यूटर पे चला गया। तो सिग्नल्स के माध्यम से, सिग्नल्स में जो वेरिएशन होता है उसके माध्यम से वो पता करते हैं कि कहाँ हमारा जो अभी इस समय चंद्रयान है या विक्रम है वो किस स्तर पर, किस दूरी पे है। वो भी कुछ जैसे आपने कभी ईसीजी कराएंगे तो कई बार आप देखेंगे ऐसे 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 वो आते हैं, है ना, कई बार सीधे आ जाते हैं। तो वो सारे, वो भी उसमें भी सिग्नल्स कुछ इसी तरह से आते हैं। और फोटोग्राफ्स आते हैं, फोटोग्राफ्स तो क्लियर कट फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। जैसे चांद की फ़ोटो उसने भेजी तो यहाँ पे क्लियर फ़ोटो आई जो आपको दिखाई गई थी। तो ये मॉड्यूल्स अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ 17 अगस्त के बाद, 17 अगस्त के बाद हमने चांद के ऊपर जाना विक्रम लैंडर ने शुरू किया। तो अब हमको क्या ज़रूरत पड़ी कि अब हम स्पीड को कम करें। तो चांद की स्पीड को कम करने के लिए हमने थ्रस्टर्स लगाए थे, और थ्रस्टर्स क्या थे, रेट्रोगैसिव थ्रस्टर्स थे। 4 थ्रस्टर्स को यूज़ किया था, 4 थ्रस्टर्स उसमें लगाए थे। तो वो क्या करते, रेट्रो मतलब विपरीत, है ना, स्पीड को कम करना। अभी जो है हम स्पीड बढ़ा रहे थे जब हम पृथ्वी पे थे, पृथ्वी के जब बाहर निकल आए तो फिर हमने स्पीड को कम किया, क्योंकि अब हमको उतरना है। पहले बाहर जाना था तो तेज़ गति से, एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा की गति रखनी थी। अब हम चंद्रमा के उस पर पहुँच गए तो हमको गति को नियंत्रित करना, तो गति को कम करना हमने धीरे धीरे प्रारंभ किया। और 23 अगस्त तक हम जो है गति को काफ़ी नियंत्रित कर सके, और जो अंत में जो हमारी गति रही वो 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड की गति पे हमने उसमें लैंड किया और उसको लगभग 0 कर लिया, और 150 मीटर से हमने उसको लैंड किया। और देखिए खुशी की बात ये है कि हमारा जो तय समय था 6:04 पर हमें वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, परंतु हम सौभाग्य से 2 सेकंड पहले उतरने में सफल हुए और हम
2 मिनट पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। तो देखिए इसमें भी हमने आपको बताया थ्रस्टर्स लगे थे, 4 थ्रस्टर्स थे जो थ्रस्टर्स गति को कम करते थे। अब विक्रम लैंडर जब उस पर उतर गया तो विक्रम लैंडर के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि विक्रम लैंडर्स में बड़े स्ट्रॉन्ग बहुत मोटे स्प्रिंग्स लगे हैं ताकि वो जो है उस पर गिरेगा तो उसको जर्क से उसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उसमें काफ़ी हैवी स्प्रिंग्स लगाए हैं कि वो उतना बोलते ना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है कि यदि किसी पे एक फोर्स लगा तो दूसरा विपरीत फोर्स लगेगा, तो विपरीत फोर्स को वो सहन कर सके, और वो सहन कर लिया। फिर उसके बाद हमारा प्रज्ञान रोवर उससे बाहर आया और प्रज्ञान रोवर अभी चंद्रमा की सतह पर घूम रहा है और उसके जो है सोलर पैनल्स उसमें लगे हुए हैं। जैसा आप सबको पता है कि 23 अगस्त से वहाँ पर सूर्य उदय हुआ है। चंद्रमा का जो है दिन हमारे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, पृथ्वी का 14 दिन और लूनर का 1 दिन, तो 14 दिन के बराबर एक लूनर डे होता है। अब मैंने एक बात और अभी आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो है सिग्नल्स भेजने में कितना टाइम लगता है। तो 1 सेकंड में सिग्नल लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है और हमारे उसकी दूरी है 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा की। तो इतनी दूरी तय करने में सिग्नल को 1.4 समथिंग के आसपास सेकंड 1.4 सेकंड का समय लगता है। देखिए मतलब कितने कम समय में चंद्रमा पे पट पहुंच जाता है। आपने यहाँ क्लिक किया, चंद्रमा पे रिसीव हुआ, तो और उतना ही समय हमें वहाँ से सिग्नल वापस मिलने में समय लगता है। तो बहुत कम समय में कह सकते हैं कि बहुत कम समय में हमारे को सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं और वहाँ चांद पर सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा सफ़र कि हमने बड़ा 40 दिन की यात्रा की और 40 दिन की यात्रा में धीरे धीरे करके हमने पहले स्पीड को बढ़ाई। फिर जैसे ही हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग हुआ तो हमने उसको धीरे धीरे स्पीड कम की। स्पीड कम करने के बाद हमने जो हमारा विक्रम लैंडर था उसको सीधा किया। सीधा करने के बाद कोशिश की कि वो सीधा गिरे, सीधा उसको लैंड कराया और लैंड कराने के बाद फिर उससे विक्रम रोवर जो प्रज्ञान रोवर है, प्रज्ञान रोवर बाहर आया जो अपनी स्टडी करेगा। उसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि उसमें काफ़ी कुछ कैमरे लगे हुए हैं, जो उपकरण लगे हुए हैं वो बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं, जो कि उद्देश्य भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो हमारे स्टडी करेगा कि कौन कौन से तत्व हैं, पानी है या नहीं है। चंद्रमा पे पानी यदि मिलता है तो आगे चल के हम जो है उसमें अपने आशियाने और मकान भी बनाएंगे। और ये मकान कैसे बनाएंगे? मकान बनाने के लिए रोबोट्स भेजेंगे हम, है ना। रोबोट जाएंगे और रोबोट उसके मकान तैयार करेंगे। फिर उस पर जाके चंद्रमा पे जाके इंसान रह सकता है यदि पानी और अनुकूल परिस्थितियाँ मिली तो। नहीं तो बोलते हैं कि हीलियम भी हम वहाँ से ला सकते हैं। यदि हमने हीलियम ले आए तो हीलियम से हमारा पूरी ऊर्जा का काम हीलियम से चल जाएगा। तो चांद में जाने के हमारे कई फ़ायदे हैं। अब चंद्रमा पे हमारी सफल लैंडिंग हो गई, विश्व में हम सबसे पहले देश बन गए जो हम दक्षिण ध्रुव पे उतरे। सारा विश्व जो है खुशियाँ मना रहा है और सबने हमको बधाइयाँ दी। मैं पुनः बारंबार इसरो के वैज्ञानिकों को बधाइयाँ देता हूँ और साधुवाद देता हूँ उनकी कड़ी मेहनत के लिए। मैं उनको और लख लख जितनी भी बधाइयाँ दूँ उतनी कम है। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब चंद्रयान 2 विफल हुआ था तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर इसरो के कक्ष में बैठे थे और जैसे ही वो असफल हुआ तो वो जो वहाँ के इसरो चीफ थे वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सके और वो उनकी अश्रुधारा बह गई। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको गले लगा के उनको सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि ये हमारी असफलता नहीं है, ये हमारी सफलता है कि हम कम से कम चांद पर पहुँचे। सफल असफल अलग विषय है, आप मेहनत करें, आप सतत प्रयास करें, हम आपके साथ हैं, हम इसमें सफलता अवश्य मिलेंगे।
मिलेगी। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो विश्वास हमारे वैज्ञानिकों में व्यक्त किया, उसका परिणाम है कि आज हम इसमें सफल हुए और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उनको भी मैं बधाइयाँ आप सबके माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। अब मैं ये क्या करेगा, कैसे सिग्नल भेजेगा, क्या क्या रिसर्चेस होंगी, क्या क्या जानकारियाँ भेजेंगे, उसको अगले एपिसोड में मैं आपकी बात करूँगा, इसके बारे में विस्तार से बात करूँगा। अब मैं कुछ आपको ये इसमें लगभग इसमें 1 लाख वैज्ञानिकों ने, मतलब कितने वैज्ञानिकों ने काम किया, किस किस ने काम किया है, मैं इसके बारे में ज़रूर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक विगत 4 वर्षों पे से चंद्रयान 3 पे काम कर रहे हैं। देखिए, विगत 4 वर्षों से चंद्रयान 3 पर कार्य कर रहे हैं। जब पूरे विश्व में कोविड महामारी का समय था, उस समय भी हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे और उन्होंने सतत कार्य किया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर श्री एस सोमनाथ का कहना है कि 615 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चंद्रयान 3 मिशन को पूर्ण करने और चलाने में लगभग 1000 इंजीनियर्स एवं वैज्ञानिकों का सहयोग प्राप्त हुआ। देखिए, बहुत बड़ी संख्या है, अकेला किसी ने नहीं किया। तो 1000 के आसपास वैज्ञानिक और इंजीनियर्स लगे हैं। इसमें प्रमुख जो वैज्ञानिक और इंजीनियर्स हैं, उनको ज़रूर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा कि इसमें प्रमुख कौन कौन से थे। देखिए, आप सबसे पहले तो इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ, जिनकी पूरी जवाबदारी थी पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके अंत तक पहुंचने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर एस सोमनाथ की थी और उन्होंने अपना दायित्व बखूबी निभाया। पुनः मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाइयां देता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके इस अभियान को सफल बनाया। ये इसरो के चेयरमैन हैं। दूसरे आते हैं पी विर्मुयुवेल, है ना, चंद्रयान 3 के समग्र मिशन प्रभारी। 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा के दौरान चंद्रयान इनकी टीम के कंट्रोल में रहा, तो ये प्रभारी थे और इनके पूरा कंट्रोल में था। फिर श्रीकांत सीवी, ये भी वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर और इसरो के प्रोजेक्ट डिप्टी डायरेक्टर, देश के प्रमुख खगोल शास्त्री हैं। बिना वैज्ञानिकों के तो संभव था नहीं, तो वैज्ञानिकों का जानना बहुत आवश्यक है। वी नारायणन, डायरेक्टर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर, चंद्रयान 3 के क्रायोजेनिक इंजन को इन्होंने ही डिज़ाइन किया। क्रायोजेनिक जो इंजन था जिसके माध्यम से हमने भेजा। देखिए, लूना 25 की बात करें और हम अपनी यदि तुलना करते हैं तो लूना स्ट्रेट गया था, उसकी गति बहुत अधिक थी, तो वो कम समय में पहुंच गया, है ना। इसमें क्रायोजेनिक इंजन जो थे वो कम पावरफुल थे, उतने शक्तिशाली नहीं थे। हम भी उससे शक्तिशाली भेज सकते थे, मगर उसमें उतना पैसा अधिक व्यय होता है, इसलिए हमने उसको कास्ट कटिंग के हिसाब से, अपने हिसाब से कि हम गरीब, उतनी क्षमता नहीं है तो हम कैसे अपने कम व्यय में कैसे भेज सकते हैं, वो हमने प्रयास किया। फिर आती हैं कल्पना के, चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी डायरेक्टर। इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन में भी अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। एम शंकरन, यूआर राव अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर, इनके नेतृत्व में ही चंद्रयान बना था। 2 साल से लगातार मिशन में अलग अलग भूमिकाएं रही हैं। एस मोहन्ना कुमार, लॉन्च के लिए मिशन डायरेक्टर, इनके निर्देशन में चंद्रयान ने सटीक उपग्रह प्रक्षेपण स्थितियों को पूरा किया। वी एन रामकृष्ण, डायरेक्टर, इस सैटेलाइट नेविगेशन में एक्सपर्ट हैं और चंद्रयान 3 की ट्रैकिंग में इनकी अहम भूमिका रही। ट्रैकिंग तो सबसे बड़ा पार्ट है, तो ट्रैकिंग में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। एस उन्नीकृष्णन नायर, डायरेक्टर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नायर मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रणालियों के विशेषज्ञ, ये भी उड़ान प्रणाली के विशेषज्ञ हैं।
फिर है नीलेश एम देसाई, डायरेक्टर SAC। चंद्रयान की लैंडिंग में दिक्कत आती तो उसके लिए देसाई ने प्लान बी तैयार किया था। जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी, मान लीजिए किसी कारण से 23 तारीख को यदि हम नहीं उतर सकते तो उसके 4 दिन बाद 27 अगस्त को हम जिस जगह उतरना था उससे लगभग 400 किलोमीटर दूर पर उतरते, तो उसके प्लान ए तो क्रियान्वित हो गया। यदि प्लान ए क्रियान्वित नहीं होता तो प्लान बी पर हमें 4 दिन और इंतज़ार करना होता और उसमें हम प्लान बी में उतरते। तो प्लान बी भी तैयार करके रखा था। फिर ये कहते हैं डॉक्टर नीरज सत्य, ये खरगोन निवासी हैं। नीरज थर्मल सिस्टम ग्रुप में मैनेजर व डिज़ाइनर थे। फ्यूल के तापमान को मेंटेन करने का जिम्मा इनकी टीम के पास था। फिर नरेंद्र महेंद्र ठाकरे बालाघाट के हैं। देखिए आप बालाघाट के हैं और इनको माओवादी लिखा है, माओवादी प्रभावित इलाका है बालाघाट, जो है नक्सलवादी इलाका दिया जाता है, कहा जाता है। और महेंद्र चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट हेड हैं, रॉकेट टीम में थे जिसे चंद्रयान का चंद्रमा की कक्षा में भेजा। ओम पांडे, ये सतना के निवासी हैं। चंद्रयान की कक्षा और प्रक्षेपक की निगरानी, चंद्रमान की परिक्रमा पथ को बढ़ाने वाली टीम में थे, लैंडर को उतारने में की प्रक्रिया में शामिल थे। प्रियांशु मिश्रा, ये उमरिया के निवासी हैं, भोपाल से पढ़े हैं। चंद्रयान की पूरी ट्रेजेक्ट्री की डिज़ाइन इन्हीं की टीम ने की है। तो ये कुछ प्रमुख, एक तो मैंने बताया 1000 हैं, सबके नाम लेना तो संभव नहीं है, कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में मैंने आपको बताया। और पुनः मैं आप इसरो के वैज्ञानिकों को पुनः बधाई देते हुए, आप सबको बधाई देते हुए मैं अपने इसका आज के एपिसोड को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। आगे कल जो है मैं आपको एक एक जानकारी की, क्या क्या फ़ोटोग्राफ्स, क्या हमारी रिसर्चेस हुई, क्या कैमरे भेजे हैं, या क्या उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स भेजे हैं, क्या मिला है, हीलियम कितनी मिल रही है, पानी मिला या नहीं मिला। पहले तो मैंने अपने एपिसोड, मैंने जो अपना कैमरे से, मोबाइल कैमरे से एक फ़ोटो लिया था, उसमें मैंने बोल दिया था, मैं तो नहीं जानता इसके बारे में, चांद के बारे में मैं नहीं जानता था, मगर मैंने बताया था कि चांद में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और फ्रोज़न वाटर का मैंने यूज़ किया था कि बर्फ़ वहाँ पे बहुत मात्रा में है। ये मेरा अपना अंदाज़ था, क्योंकि जो मैंने देखा, मैंने जो अनुभव किया, तो मैंने उसका एनालिसिस किया, जो मुझे समझ में आया वो मैंने बताया। मगर जो वैज्ञानिक बताएंगे वही सत्य है, वो तो मेरा अपना था। मगर देखिए सिमिलरिटी उसमें मिल रही है, वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं कि गड्ढे हैं। मैंने बोला था गड्ढे पे आलीनुमा, तो वो भी बोलते हैं गड्ढे हैं। आप कैमरे से जब फोटोग्राफ देखते हैं तब भी आप बोलते हैं गड्ढे हैं, है ना। और दूसरा, आप जब फ्रोजन वाटर की बात करते हैं तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि वहाँ पे पानी मिलने की संभावना है। एक और चीज़ मैंने उसमें उठा हुआ स्ट्रक्चर चांद में दिखता है, उस फोटो को यदि आप हमारे पुराने एपिसोड देखेंगे तो उसमें एक डाला है मैंने चंद्रमा की फ़ोटो, जिसमें एक चंद्रमा का उठा हुआ हिस्सा दिखता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा के कान में कुंडल है, तो मैंने उसको चंद्रकुंडल का नाम दिया है। वो भी बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, उसको फ़ोटो लिया है मैंने, वो बड़ा रेयर समय है कि मुझे दिख गया और मैंने उसका फ़ोटो लिया। वो बड़ा क्लियर कट फ़ोटो उसमें आया है मेरे कैमरे में, वो आप देखें इसमें एपिसोड में। मेरे इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको अलग अलग स्टेज वाइज स्टेज जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।